नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी IQ एकेडमी में। साथियों, मैं हूं राकेश सिहाग। साथियों, आज से मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 500 क्वेश्चनों की, और ये जो टॉप 500 क्वेश्चन है ये आपकी पटवार एग्जाम को कवर करेंगे। इसके साथ साथ जितने भी आपके पटवार लेवल से संबंधित जो आपके एग्जाम, जैसे आपका स्टेनोग्राफर हो गया है ना, ACF का एग्जाम हो गया, तो इन्हीं के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, बड़े ऑथेंटिक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। बस आप साथ देते रहिए साथियों, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। अगर आपको समझ में आए, अगर आपको ऐसा लगे कि मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूं, तो बस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल के अगर ऊपर पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार वीडियो देख लीजिए पूरा, उसके बाद अगर आपको लगे कि वीडियो को शेयर करना है तो आप कर दीजिए। अगर आपको लगे कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो लाइक कर दीजिए। अगर आपको लगे ये चैनल आपके काम का है, यहाँ से आप कुछ सीख रहे हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले मत कीजिए कुछ भी, बाद में, पहले आप देख लीजिए वीडियो को, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन की जो सीरीज है हमारी, वो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट हुई थी, और हम सबसे पहले कर रहे हैं आधारभूत तत्व एवं दैनिक विज्ञान से संबंधित। मैंने आपको बताया ना कि आपकी जो साइंस है उसको 3 पार्टों में बांट के मैं करवाऊंगा, या आपके जो पटवारी एग्जाम है उसमें 3 पार्टों में ही बांट रखी है। पहला पार्ट आपका यही है, आधारभूत तत्व और दैनिक विज्ञान। दूसरा है आपका मानव विज्ञान या मानव शरीर, उसमें पोषण शोषण सब कुछ आ जाता है, सब चीज़ें। उसके बाद आपका दे रखा है पोषण, तो पोषण में आपके मतलब विटामिन, है ना, ये सब आ जाते हैं। विटामिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, ये रोग हो गए, ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद स्वास्थ्य विज्ञान दे रखा है, स्वास्थ्य विज्ञान में आपका सारा कंप्लीट हो जाता है। तो ये मैं आपको सारा कंप्लीट करवाऊंगा। इनके जो क्वेश्चन है वो मैं आपको लगभग 300 क्वेश्चन करवाऊंगा, इनके 300 क्वेश्चन करवाऊंगा, और इस पार्ट के मैं आपको 200 क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने आपको 63 नंबर क्वेश्चन तक करवा दिया था। आज मैं 63 नंबर क्वेश्चन से आपको आगे करवाता हूँ। 64 नंबर क्वेश्चन से मैं आपके सामने स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास, ठीक है साथियों, बिल्कुल। चलिए, यह है आपका 64 नंबर क्वेश्चन। 63 तक कल करवा दिया था, 64 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एड्स वायरस क्या होता है। एड्स का जो वायरस होता है वो क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एड्स का वायरस होता कौन सा है। तो एड्स का वायरस होता है आपका HIV। और दोस्तों, HIV की जो संरचना होती है, इसकी जो बनावट होती है, इसका जो संगठन जो होता है, उसके अंदर पाया जाता है आपका RNA। क्या पाया जाता है? RNA पाया जाता है। यानी इस एड्स के वायरस में RNA पाया जाता है। और दोस्तों, RNA आपका 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है एक सूची का RNA, यानी इस प्रकार का RNA, और एक होता है आपका डबल सूची का, इस प्रकार का डबल सूची का RNA। तो ये जो RNA होता है HIV के अंदर, ये आपका एक सूची का RNA होता है। एक सूची का RNA होता है आपका इस एड्स वायरस के अंदर। तो ये बात तो आपको कि क्वेश्चन से संबंधित हो गई। अब मैं आपको 1-2 बातें और बताता हूं। अच्छा, क्या याद रखना है आपको RNA के बारे में? फुल फॉर्म आपको कोई नहीं पूछेगा। फुल फॉर्म बहुत शॉर्ट चीज़ है, बहुत मतलब हल्की चीज़ है, लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि RNA के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजनिक क्षारक पाए जाते हैं। RNA के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजनिक क्षारक पाए जाते हैं, ये बात आपसे पूछी जा सकती है। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, RNA के अंदर एक तो आपका साइटोसिन नाम का एक नाइट्रोजनिक क्षारक पाया जाता है। एक आपका ग्वानिन नाम का नाइट्रोजनिक क्षारक होता है। एक आपका थायमिन नहीं, एक आपका होता है एडिनिन नाम का, और एक होता है आपका यूरेसिल नाम का। ये 4 नाइट्रोजनिक क्षारक होते हैं, यानी नाइट्रोजन के बने होते हैं। तो नाइट्रोजनिक क्षारक के रूप में ये 4 पदार्थ पाए जाते हैं RNA के अंदर। यही पर बात आपको DNA की पूछ ले तो DNA के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजनिक क्षारक होते हैं, तो इस यूरेसिल की जगह आप क्या कर दोगे? थायमिन कर दोगे। क्या कर दोगे? थायमिन कर दोगे। तो ये आपके किसके हो जाते हैं? ये आपके हो जाते हैं DNA के। तो ये बात इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, और नाइट्रोजनिक क्षारक वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 65 नंबर क्वेश्चन कि वायुमंडल में प्रचुर अक्रिय गैस कौन सी है। वायुमंडल के अंदर सबसे ज्यादा अक्रिय गैस कौन सी है? तो दोस्तों ध्यान रखना, वायुमंडल की बात की है यहाँ पर, तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा अक्रिय जो गैस है वो है आपकी आर्गन। कैसे? देखिए, यहाँ पर बात वायुमंडल की है, तो वायुमंडल में आपकी N2, O2, AR, उसके बाद आपकी आती है CO2, और उसके बाद में आती है अन्य गैसें। तो नाइट्रोजन की मात्रा आपकी 78% है, ऑक्सीजन की मात्रा 21% है,
आर्गन की मात्रा आपकी 0.93% है, CO2 की मात्रा 0.03% है ना, और अन्य गैसें आपकी 0.4% है। ये आपकी कुछ मात्राएं हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो देखो, ये आपकी सक्रिय गैस है, ये भी आपकी सक्रिय गैस है, लेकिन इस गैस को माना जाता है आपका अक्रिय गैस। इस गैस को क्या माना जाता है? अक्रिय गैस माना जाता है। ये किसी से क्रिया नहीं करती, अक्रिय गैस होती है आर्गन गैस। ठीक है, तो इसकी सबसे अधिक मात्रा है। देखो, अगर यहाँ पर सक्रिय की पूछता तो आपकी नाइट्रोजन हो जाती, लेकिन यहाँ पर आपको पूछी है अक्रिय गैस, और अक्रिय गैस आपकी सिर्फ और सिर्फ यही है, आर्गन। तो आर्गन ही क्या है? नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बाद में क्या है? ज़्यादा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहीं पर बात आपको पूछ लेता, वायुमंडल की जगह नाम आपको क्या दे देता? इस वायुमंडल की जगह नाम आपको मिल जाता ब्रह्मांड। क्या नाम मिल जाता? ब्रह्मांड नाम मिल जाता। तब आपका आंसर हो जाता हीलियम, क्योंकि हीलियम जो है ना वो ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाई जाती है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाई जाती है आपकी हीलियम। वैसे तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी सारी। अब मैं आपको ब्रह्मांड की बात बता देता हूँ, जिससे कि आपको ये सारी जो डाउट है आपका वो क्लियर हो जाए। सारा डाउट आपका क्लियर हो जाए, क्योंकि मैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए बैठा हूँ ना। वरना आप टैलेंटेड हो, आपको सब कुछ आता है, लेकिन छोटा मोटा जो आपको डाउट रह जाता है ना, वही मैं आपका क्लियर करता हूँ। देखिए क्या डाउट हो सकता है आपको। यहाँ पर ब्रह्मांड और वायुमंडल, दो बात आपको समझ में आ गई। वायुमंडल की बात मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बताता हूँ ब्रह्मांड वाली बात। अगर यहाँ पर ब्रह्मांड नाम होता तो हाइड्रोजन ध्यान रखना है आपको, और हीलियम ध्यान रखना है। दोस्तों, हाइड्रोजन जो है ना वो 71% मात्रा में आपकी ब्रह्मांड के अंदर पाई जाती है, और हीलियम आपकी पाई जाती है 26.1%, 26.5%। 26.5% आपकी क्या पाई जाती है? हीलियम पाई जाती है। लेकिन प्यारे साथियों, ये जो हीलियम है ना, ये अक्रिय गैस है। हीलियम क्या है? आपकी अक्रिय गैस है, और ये आपकी क्या है? सक्रिय है। तो आपको ये पूछ ले कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है, तो सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन होती है। लेकिन बात ये पूछ ले कि ब्रह्मांड के अंदर सर्वाधिक मात्रा में अक्रिय गैस कौन सी होती है, तो अक्रिय गैस तो आपकी हीलियम होती है। इसका मतलब यही आपकी क्या है? ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका। ये जो भी मैंने आपको बताया ये अच्छे से आपको याद हो गया होगा, समझ में आपको आ गया होगा, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। ठीक है, चलिए अब 66 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि विकृतीकृत स्प्रिट एथेनॉल का मिश्रण है। जो विकृतीकृत जो स्प्रिट है प्यारे साथियों, वो किस किस के मिश्रण से बनती है? स्प्रिट मतलब आप शराब मान सकते हो। स्प्रिट यानी आप क्या मान सकते हो? शराब मान सकते हो। जो अंग्रेजी जो शराब आती है ना, वो शराब एक तो हमारे घरों में निकाली जाती है, पहले के टाइम में निकाली जाती थी, वो एक दवा के रूप में काम में ली जाती थी। और आज की जो शराब है प्यारे साथियों, वो एक प्रकार की स्प्रिट होती है, जो सबसे बेहद खतरनाक है हमारे स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, तो इस स्प्रिट में एथेनॉल के साथ में किसका मिश्रण होता है? तो एथेनॉल के साथ में आपका पायरिडीन का होता है। पायरिडीन, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। एथेनॉल और पायरिडीन दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? स्प्रिट का निर्माण करते हैं। और ये क्या होती है? जहरीली होती है। क्या होती है? जहरीली होती है। और प्यारे साथियों, ये किसको इफेक्ट प्रदान करती है या किसको इफेक्टेड करती है? तो हमारे यकृत को करती है, लीवर को। हमारी यकृत यानी लीवर को क्या करती है? खराब करती है। ठीक है, और इस स्प्रिट का प्रयोग करने से, इस शराब का प्रयोग करने से हमारे लीवर या लीवर सिरोसिस नाम का रोग हो जाता है। लीवर सिरोसिस नाम का क्या हो जाता है? रोग हो जाता है। इसमें लीवर बिल्कुल खराब हो जाती है और व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बात करते हैं 67 नंबर क्वेश्चन की। 67 नंबर क्वेश्चन है कि जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह कौन सा है? प्रतिक्रिया का मतलब होता है अभिक्रिया। प्रतिक्रिया का मतलब होता है अभिक्रिया। अब आपको यह बताना है कि निम्न में से कौन सा तत्व अक्रिय है। विक्रिया कौन नहीं करेगा? क्रिया वो नहीं करेगा जो अक्रिय होता है। अक्रिय का मतलब जो क्रिया नहीं करता। तो आयोडीन क्रियाशील है, क्रियाशील है। हीलियम अक्रियशील है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। नाइट्रोजन भी क्रियाशील है, क्लोरीन भी आपका क्रियाशील है, लेकिन आपका हीलियम क्रियाशील नहीं है, ये तो अक्रियाशील है। तो अक्रियाशील कौन सा है या फिर प्रतिक्रिया नहीं करता आपको पूछा है, तो नहीं करता इसका मतलब कौन नहीं करता? जो अक्रियशील होगा वो नहीं कर पाएगा, और वो कौन है? आपका हीलियम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 68। हाँ, 68 नंबर क्वेश्चन है कि नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत, नेफ्थलीन किससे प्राप्त होता है? तो नेफ्थलीन आपका कोल तार से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? कोल तार से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा।
चलिए 69 नंबर क्वेश्चन यहाँ से गायब है, कुछ हो जाता है कभी मिस प्रिंटिंग में, नंबरिंग में, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको अच्छे से करवाएंगे। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम को शुद्ध किया जाता है, एल्यूमिनियम को किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए एल्यूमिनियम का एस्क क्या होता है। एल्यूमिनियम जो भूप्रपट्टी से निकाला जाता है प्यारे साथियों, तो वो आपका बॉक्साइट के रूप में प्राप्त होता है। किसके रूप में? बॉक्साइट के रूप में। बॉक्साइट इसका क्या होता है? एस्क होता है एल्यूमिनियम का। और दोस्तों भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो पदार्थ है वो आपका एल्यूमिनियम होता है। भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो पदार्थ आपका होता है वो कौन होता है? एल्यूमिनियम होता है। एल्यूमिनियम को भूप्रपट्टी से निकाला जाता है बॉक्साइट के रूप में, और इस बॉक्साइट का जो शुद्धिकरण है, इस बॉक्साइट का जो शुद्धिकरण है प्यारे साथियों, वो आपका किया जाता है विद्युत अपघटनी विधि के द्वारा, विद्युत अपघटन के द्वारा। इस बॉक्साइट को हम क्या करते हैं? H2SO4 के भरी हुई मतलब किसी पात्र में डालते हैं और उसके अंदर क्या करते हैं? धारा प्रवाहित करते हैं। तो धारा प्रवाहित करते हैं तो इससे क्या हो जाता है? एल्यूमिनियम शुद्ध हो जाता है। बॉक्साइट से क्या निकल जाता है? एल्यूमिनियम निकल जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा? राइट आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? हाइड्रोजन के अलावा, कहाँ की बात है? सूर्य की बात है, सूर्य यानी ब्रह्मांड की बात है। तो हाइड्रोजन के अलावा कौन होता है आपका? हीलियम होता है। ये मैंने आपको बताया था, हाइड्रोजन आपका क्या होता है? 71% होता है, और दोस्तों हीलियम आपका कितना होता है? 26.5% होता है आपका सूर्य की सतह पर। तो ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? तो प्यारे साथियों कार्बन डाइऑक्साइड एक तो क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। एक तो क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, ये एक निर्जली कारक के रूप में काम करता है। निर्जली कारक के रूप में काम करता है। अच्छा, निर्जली कारक क्या होता है? निर्जली कारक का मतलब होता है बिना पानी के करना, बिना पानी के करना। मान लो दोस्तों ये कोई मतलब पात्र है या फिर ये कोई वस्तु है, कुछ भी है ये, और ये क्या है? थोड़ी गिल्ली है, या इसके अंदर क्या है? थोड़ा पानी की मात्रा है, इसके अंदर पानी की मात्रा है। तो इस वस्तु को निर्जलीकरण करने के लिए, इस वस्तु का निर्जलीकरण करने के लिए, या फिर इस वस्तु से पानी की एक एक बूंद बाहर निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के इसके ऊपर छिड़काव करेंगे तो इसमें से क्या निकल जाएगी बाहर? दोस्तों इसमें से बाहर निकल जाएगा आपका पानी। किसके रूप में? जलवाष्प के रूप में। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? वस्तु बिल्कुल सूख जाएगी, इसमें से ये पानी रहित हो जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार का निर्जली कारक भी है, ग्रीन हाउस गैस के साथ साथ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 73 नंबर क्वेश्चन, कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? यानी ऐसी कौन सी गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती? तो देखिए नाइट्रोजन, क्लोरीन, हीलियम। हीलियम तो भाई वायुमंडल ब्रह्मांड का ही भाग होता है, ब्रह्मांड का ही भाग क्या होता है? आपका वायुमंडल होता है। तो हीलियम तो आपकी ब्रह्मांड में पाई जाती है। नाइट्रोजन आपकी वायुमंडल में सर्वाधिक होती है, लेकिन आपकी क्लोरीन नहीं होती, क्लोरीन गैस आपकी नहीं होती। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो वायुमंडल का अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क पाउडर अग्निशामक में होता है। जो शुष्क पाउडर अग्निशामक होता है उसके अंदर क्या होता है? एक तो आपकी गैस के रूप में अग्निशामक होता है, और एक आपका शुष्क पाउडर के रूप में अग्निशामक पाया जाता है। तो जो शुष्क पाउडर के रूप में जो आपका अग्निशामक होता है उसके अंदर क्या होता है? तो जो शुष्क पाउडर का जो अग्निशामक होता है प्यारे साथियों, उसमें बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं। बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट, Na2CO3। बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट यानी Na2CO3, ये दोनों पाए जाते हैं आपके शुष्क पाउडर के अंदर। ठीक है, शुष्क पाउडर का जो अग्निशामक होता है उसके अंदर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 75 नंबर क्वेश्चन है कि साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल कौन सा होता है? प्राप्त एल्कोहल कौन सा होता है? तो देखिए साबुनीकरण प्रक्रिया के द्वारा आपका किसका निर्माण होता है? साबुन का। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 121 नंबर क्वेश्चन से आगे बात करते हैं 122 नंबर क्वेश्चन की प्यारे साथियों। ठीक है, तो वायुमंडल नहीं होने के कारण क्या नहीं कर सकता? कोई भी शरबत नहीं पी सकता उसके बगैर। ठीक है, हाँ 122 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 122 नंबर क्वेश्चन है कि बर्फ के टुकड़े एक गिलास शुद्ध जल और एक गिलास शुद्ध एल्कोहल में डालने पर बर्फ का क्या होगा? बर्फ का क्या होगा? तो देखिए
क्या किया, बर्फ के टुकड़े को एक गिलास शुद्ध जल में डाला और एक गिलास शुद्ध एल्कोहल का था भरा हुआ, तो उसके अंदर डाल दिया। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, आपने देखा होगा एल्कोहल का मतलब शराब। शराब के अंदर तो क्या होता है, बर्फ नीचे चली जाती है और जल के अंदर बर्फ क्या रहती है, ऊपर रहती है, यानी तैरती रहती है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जल में ऊपर के स्तर पर क्या रहेगी, आपकी बर्फ रहेगी और एल्कोहल में क्या चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन 123 नंबर क्वेश्चन, कि चंद्रमा पर आने जाने की यात्रा के दौरान अधिकतम ईंधन कब खर्च होता है। यानी हम चंद्रमा पर आते जाते हैं तो इस दौरान सबसे अधिकतम जो ईंधन है उसकी जरूरत कब पड़ती है। जब दोस्तों, जब वापस आते हैं, जब पृथ्वी में पुनः प्रवेश करते हैं और जब हम हल्का हल्का उतरने पर पृथ्वी के गुरुत्व को पार करते हैं ना, जब वापस आते हैं और हल्के हल्के उतरते हैं, जब पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करते हैं तो पृथ्वी का जो गुरुत्व है उसको पार करने में सबसे अधिक ईंधन की आवश्यकता होती है। जाते वक्त इतना ईंधन नहीं लगता, लेकिन आते वक्त जब हम पृथ्वी के गुरुत्व को पार करते हैं तब हमें सबसे ज्यादा ईंधन की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, सबसे अधिक आवश्यकता होती है तब जब हम पृथ्वी के गुरुत्व को पार कर लेते हैं आते वक्त। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है साथियों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 124 नंबर क्वेश्चन, कि वायुमंडल ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी होती है। ओजोन की ऊपरी परत किससे बनी होती है, तो ओजोन मेरे प्यारे साथियों, ओजोन का सूत्र आपका O3 होता है। तो ओजोन में आपकी क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन के अणुओं में, ऑक्सीजन में अणुओं का संयोजन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओजोन बोलते हैं। ये समताप मंडल में आपकी पाई जाती है, समताप मंडल में। तो ये बात पे आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए 125 नंबर क्वेश्चन है, कि न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है। जो आपका न्यूट्रॉन है उसको अवमंदित किसके द्वारा किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो प्यारे साथियों, जो मॉडरेटर आपका होता है, मॉडरेटर क्या करता है, न्यूट्रॉन को नियंत्रित करने का काम करता है, उसको अवमंदित करने का काम करता है न्यूक्लियर रिएक्टर में आपका मॉडरेटर। ठीक है ना, मॉडरेटर। दोस्तों एक तो आपका होता है मेन संचालक और एक होता है मॉडरेटर। ये जो मॉडरेटर होता है ये किसके ऊपर ध्यान रखता है, सिर्फ और सिर्फ परमाणु रिएक्टर में या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर में आपका न्यूट्रॉन के ऊपर ध्यान रखता है। ठीक है ना, और मेन उस परमाणु को नियंत्रित करता है, और ये मॉडरेटर किसको नियंत्रित करता है, तो न्यूट्रॉन को नियंत्रित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 126 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से वह कंपनी कौन सी है जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था। ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किसने किया था, उस कंपनी का नाम आपको बताना है। तो उस कंपनी का नाम प्यारे साथियों ध्यान रखना, उस कंपनी का नाम है आपका सोनी ने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे कैसे याद रखने पड़ेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 127 नंबर क्वेश्चन है, कि डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो डीजल जो इंजन होता है उसमें ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक जो उच्चतम तापमान होता है वो किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, डीजल जो इंजन होता है उसके अंदर ईंधन को प्रज्वलित करने के लिए जो उच्च तापमान है वो आपका प्राप्त किया जाता है सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके, यानी सीएनजी के द्वारा ना, सीएनजी गैस के द्वारा सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन है, कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो CO2 आपकी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, चलिए 129 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किसी तत्व की सापेक्ष परमाणु सहंति। सापेक्ष परमाणु सहंति का मतलब होता है परमाणु द्रव्यमान संख्या। अब परमाणु द्रव्यमान संख्या कैसे निकलती है, परमाणु द्रव्यमान संख्या आपकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ने से निकलती है। प्रोटॉन की संख्या आपकी 17 है, न्यूट्रॉन की संख्या आपकी 18 है। इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या आ गया आपका प्यारे साथियों 35 आंसर। तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, P+N परमाणु सहंति संख्या या फिर परमाणु द्रव्यमान संख्या। P+N 17 + 18, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी 17 + 18 = 35। ठीक है, हाँ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 130 नंबर क्वेश्चन की।
130 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है। प्रशीतन के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है। तो प्रशीतन यानी आपका जो फ्रीज वगैरह होता है उसके अंदर किसका उपयोग होता है। तो फ्रेओन का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है। फ्रेओन का उपयोग होता है। और प्यारे साथियों CFC भी एक प्रकार का फ्रेओन का ही उदाहरण है। ठीक है, फ्रेओन का ही उदाहरण है आपका CFC। इसका उपयोग आपका प्रशीतन यानी ठंडा पैदा करने में या फिर फ्रीज या रेफ्रिजरेटर में इसका उपयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी प्रशीतृत में शीतल प्रणाली सदैव किसके ऊपर काम करनी, मतलब सदैव कैसी होनी चाहिए। यानी कोई भी आपका फ्रिज वगैरह है तो उसकी जो शीतल प्रणाली है वो सदैव क्या होनी चाहिए, आपकी हाई होनी चाहिए। उसको लो पर नहीं रखना चाहिए फ्रिज वगैरह को, उसको हमेशा हाई पर रखना चाहिए। उसकी जो शीतल प्रणाली होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, हमेशा शीर्ष पर होनी चाहिए, तभी वो क्या करेगा, अच्छे तरीके से काम करेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, थोड़ा जल्दी करवाने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन हो पाए इसलिए। ठीक है, अगर टाइम बचा तो मैं आपके लिए और भी बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा। ये 500 क्वेश्चनों की सीरीज जल्दी से खत्म कर देता हूँ जिससे आप बहुत अच्छे से तैयारी कर पाओ। अगला क्वेश्चन है कि हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है। तो गुब्बारों में गैस हीलियम को ही क्यों भरा जाता है, क्योंकि ये दोस्तों हीलियम जो गैस होती है ये वायु से हल्की होती है, जिसके कारण गुब्बारा ऊपर चला जाता है। अगर वायु से हल्की नहीं होती तो ये नीचे रह जाती, लेकिन हीलियम गैस वायु से क्या होती है, हल्की होती है, इसीलिए इसको गुब्बारों में भरा जाता है। और हीलियम गैस का उपयोग वायुयान के टायरों में भी किया जाता है। वायुयान के जो टायर होते हैं उन टायरों में भी किसका उपयोग होता है, हीलियम का ही उपयोग होता है। 133 नंबर क्वेश्चन है कि भारत से पहले कितने देशों ने परमाणु बम का विस्फोट किया था। परमाणु बम का जो परीक्षण है, परमाणु बम का जो विस्फोट है वो भारत से पहले कितने देशों ने किया। तो दोस्तों ध्यान रखना, भारत से पहले जो देश थे उनके अंदर आपका संख्या हो जाएगी 5। उनकी संख्या क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5। अब वो 5 कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका USA हो गया प्यारे साथियों, एक आपका रूस हो गया, एक आपका चीन हो गया, एक आपका इंडोनेशिया हो गया, एक आपका इंडोनेशिया हो गया, और एक आपका जर्मनी, है ना, जर्मनी हो गया। तो ये 5 देश आपको ध्यान रखने जो भारत से पहले परमाणु विस्फोट या परमाणु परीक्षण कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन 134 नंबर क्वेश्चन है कि अग्नि का सही वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। अग्नि एक प्रकार की प्यारे साथियों क्या है, मिसाइल है। दीर्घप्रास मिसाइल है आपकी अग्नि नाम की आपकी मिसाइल है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 135 नंबर क्वेश्चन, यदि अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। छोटे छोटे अंतरालों को, समय के छोटे छोटे अंतरालों को सही मापने के लिए किसका उपयोग होता है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, परमाणु घड़ियों का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है, परमाणु घड़ियों का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2004 में इसरो द्वारा प्रवर्तित इडूसेट से क्या सुविधा उपलब्ध है। इडूसेट क्या है, एक प्रकार का, इडूसेट दोस्तों एक प्रकार का आपका उपग्रह है। क्या है, एक प्रकार का उपग्रह। इसरो ने इसको 2004 में क्या किया था, प्रक्षेपित किया था। तो ये क्या है प्यारे साथियों, ये एक शैक्षिक संयोजकता है। यानी कहने का मतलब जितने भी शैक्षिक प्रोग्राम होते हैं वो कौन मतलब सैटेलाइट करता है, वो कौन सा सैटेलाइट उसको मतलब संचालित करता है, तो उसका नाम है एडूसेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 137 नंबर क्वेश्चन, यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप में बदल जाता है। जब यूरेनियम का हम उपयोग कर लेते हैं, यूरेनियम का उपयोग कर लेते हैं तो अंत टाइम में वो किसके अंदर बदल जाता है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, ये सीसा के अंदर परिवर्तित हो जाता है। किसके अंदर परिवर्तित हो जाता है, सीसा के अंदर परिवर्तित हो जाता है। जल्दी आपको आंसर देने हैं, आपको अच्छे से इन क्वेश्चनों को याद कर लेना है। इसका पीडी भी आपको दे दिया जाएगा, टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ठीक है, 138 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है। भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता किसे कहा जाता है। तो भाई दोस्तों डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। अगर आपके दिमाग में APJ अब्दुल कलाम नाम आया है तो दोस्तों इनको तो मिसाइल मैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिसाइल मैन कहा जाता है ना, मिसाइल मैन। और मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो मिसाइल की जो प्रौद्योगिकी है उसका पिता कहा जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 139 नंबर क्वेश्चन, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप
क्या बनता है। यूरेनियम के बाद में क्या बनता है आपका, यूरेनियम के लास्ट में क्या बनता है, उस यूरेनियम का अगर विघटन हो जाता है, ये टूट जाता है, इसका पूरा उपयोग कर लेते हैं, तो उसके बाद में बनता है आपका शीशा। अभी मैंने आपको पीछे ही बताया था, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 140 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी पानी के लिए नहीं होता है। भारी पानी के अंदर कौन सा गुण नहीं होता है, भारी पानी का गुण निम्न में से कौन सा नहीं होता है। तो दोस्तों भारी पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक होता है, ये बात बिल्कुल सही है। भारी पानी का हिमांक साधारण पानी से अधिक होता है, बिल्कुल सही है। यानी भारी पानी के बहुत ज़्यादा ठंडा करने पर जमेगा और साधारण पानी आसानी से जम जाता है। भारी पानी संक्षारण उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही बात है, ये संसारित करता है, किसी दूसरी वस्तु को खराब करने का काम करता है। तो दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है, बिल्कुल नहीं। अगर हिमांक ज़्यादा है तो इसका क्वथनांक भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पर बात कम की देर की है, तो ये बात गलत है और यही बात हमें पूछी थी। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज मैंने आपको 40 क्वेश्चन करवाए और आज मैं आपको 40 क्वेश्चन ही करवाऊंगा। कोशिश करूंगा धीरे धीरे क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा के मैं 50 कर दूं, लेकिन दोस्तों आप अच्छे से 40 क्वेश्चन अगर पढ़ लेते हैं डेली, 40 क्वेश्चनों के साथ मैं आपको 20 क्वेश्चन और करवा देता हूं, यानी 60 क्वेश्चनों की ये सीरीज डेली की हमारी हो जाती है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों उम्मीद कर सकता हूँ आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर दोस्तों आपको मेरे द्वारा किया गया प्रयास पसंद आया है, समझ आया है और बहुत ज़्यादा अगर आप इससे सहमत हो तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर आप करेंगे वीडियो को, चैनल को आप सब्सक्राइब करके जाएंगे, बेल आइकन को दबा के जाएंगे और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाएंगे, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी अच्छा काम कर पाऊँ। ठीक है, चलिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।